हम्म, चलो बेटा, जल्दी से आ जाओ आप लोग। 5 मिनट का टॉपिक है ये, बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। बस मुझे माहौल बनाना था, उस मूड में नहीं था मैं कि पिछले क्लास में शुरू कर पाऊँ। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। इंडियन एविडेंस एक्ट का लास्ट अपना टॉपिक है बेटा, जिस टॉपिक का नाम है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ भी बताऊं उसके पहले आप इस टॉपिक को करो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का पहले मैं बेस समझा दूं। बेस समझाने के बाद बेटा मैं आपको वापस इस टॉपिक पे लेकर आऊंगा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पे। लेकिन पहले ये टॉपिक की जरूरत आखिर क्या है वो मुझे समझा लेने दो। याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था। मैंने बोला था कि देख बेटा, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस ये अलग होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा, लेकिन पहले आप समझिए इस टॉपिक का बेस। अगर आप टॉपिक का बेस समझ जाते हो तो शायद आपको फिर यह बात जिंदगी भर के लिए याद रहती है। मैंने आपको बोला था बेटा कि रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस ये कंपैरेटिवली बेटर है, मींस ये अलग है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि सर रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस ये दोनों अलग है कैसे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी कि देखो बेटा, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस ये डिपेंड करता है यानी बेस्ड होता है लॉजिक पे। जब भी कोई पर्टिकुलर हैपनिंग आपके साथ होती है और जब आप उसमें लॉजिक्स लगाते हो तो उस पर डिपेंड करता है रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस। लेकिन वो एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा यह डिपेंड करता है लॉ पे। इसका मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक बट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज बेस्ड ऑन लॉ। In other words, it might be possible that certain evidence is basically irrelevant but still not accepted by court of law. और इस बात को मैं बकायदा लिख रहा हूं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस अलग होता है। इसीलिए हैंस इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल that certain evidence are relevant but still not accepted by court of law। क्योंकि बेटा रेलेवेंसी का होना और उसके एडमिसिबिलिटी का होना ये दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि लॉजिक का होना और कानून का होना ये दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए ये हो सकता है कि जब भी कोई कैजुअलिटी हो, जब भी कोई मर्डर हो, रेप हो, डकैती हो, किडनैपिंग हो, तो उसको लेकर एविडेंस हो सकता है कि कोई एविडेंस लॉजिकली फिट बैठे कि नहीं इस मामले को कोर्ट में प्रूफ कर देना चाहिए। यस, लॉजिकली फिट बैठे बट स्टिल लीगली उसको कोर्ट हो सकता है कि अलाउ ना करे। सर कोर्ट क्यों नहीं अलाउ करेगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट में है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, दे शुड नॉट बी डिस्क्लोज ड्यू टू देयर पर्सनल ओपिनियन, ड्यू टू देयर पर्सनल रिलेशन एक्सेट्रा। कारण क्या है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए कि लॉजिक पे बेस्ड होने के बावजूद भी एविडेंस को कोर्ट कभी कभी डिसरिगार्ड कर देता है। और इसके लिए सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये जो बातें मैंने लिखवाई है इसी का एग्जांपल बेटा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ये जो पॉइंट मैं अभी तक आपसे डिस्कस कर रहा हूं
इसका एग्जाम्पल है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जो लॉजिक पे बेस्ड तो है लेकिन लीगल बेस्ड नहीं है। और हर पीछे लॉजिक है, हर चीज का एक कारण है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, लेकिन ये टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा। पहले आप ये समझिए कि ये टॉपिक आया कहां से। तो ये टॉपिक आया यहां से। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि देखो बेटा, किसी चीज का रेलेवेंट होना जरूरी नहीं कि वो चीज लीगल हो गया, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज रेलेवेंट होती है जब वो लॉजिकली फिट बैठे, लेकिन हमारे देश में वो कोई चीज लीगल होती है जब वो लीगली करेक्ट हो, जब उसको लॉ अलाउ करे। So it might be possible that certain things is relevant, but still that are not legal. And just because that are not legal, hence that is not accepted by court of law. बच्चा कह रहा है सर एग्जांपल दीजिए, जो चीज रेलेवेंट है बट लीगल नहीं है। लीगल नहीं है यानी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट नहीं करता उसको एज अ वैलिड एविडेंस, तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन उसी का एग्जांपल है। इसका मतलब जो आप यहां पे टॉपिक देख रहे हो ना, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ये रेलेवेंट फैक्ट तो है। कायदे से देखा जाए तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को कोर्ट में एज अ एविडेंस लेके जाना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है कि मैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को कभी भी एज अ एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और हर चीज के पीछे का रीजन है बेटा, हर चीज के पीछे का लॉजिक है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को एज अ वैलिड एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता है, हर एक पॉइंट के पीछे का रीजन है, लेकिन वो रीजन पे मैं बाद में आऊंगा। पहले तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए, पहले आप ये पॉइंट लिखो जल्दी से। हालांकि ये पॉइंट हो सकता है आप लोगों ने लिख भी लिया हो, लेकिन फिर से इस पॉइंट को आप लोग रिपीट करिए। जल्दी करो बेटा, जल्दी। और जब हो जाए मुझे डन का मैसेज भेज देना। हाँ जी, हो जाए मुझे बता देना। मैं बच्चों का मैसेज देख पा रहा हूं, डन का मैसेज आया है। जितने बच्चों का नहीं हुआ बेटा प्लीज बोले, नहीं तो मैं प्रिज्यूम करूंगा कि सारे बच्चों का हो गया है। चलिए, आई विल प्रिज्यूम कि सारे बच्चों का हो गया है। प्लीज बेटा आप मुझे मैसेज बोलो, यस नो, शुड आई मूव फर्दर। बोलो ओके। आइए अब आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है। तो देखो बेटा, हमारे पास टोटल 5 तरीके के प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। आपने जहां पे ये पॉइंट लिखा है ना प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उस पॉइंट के यहां पे आपने जो पॉइंट लिखा है ये पॉइंट, उस पॉइंट के नीचे हिंदी में लिखो। लिखो हिंदी में, मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूं। लिखो नीचे दिए गए 5 केसेस, और अगर बुक में लिख रहे हो तो आप यहां पे लिखो, यहां पे नीचे दिए गए 5 केसेस को इंडियन एविडेंस एक्ट, नीचे दिए गए 5 केसेस को इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मानता है। इसका मतलब इन 5 चीजों को, इसका मतलब इन 5 चीजों को हम कभी भी कोर्ट में एज अ वैलिड एविडेंस पेश नहीं कर सकते, एज अ वैलिड एविडेंस पेश नहीं कर सकते। भले ही यह रेलेवेंट होता है, भले ही यह रेलेवेंट होता है। आइए सुनिए, सुनो बेटा, कहा गया कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच विटनेस इज नॉट अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट। कभी कभी विटनेस एक ऐसे
लीगल ऑब्लिगेशन में होता है जहां पे वो अपने फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वो जानता है क्या हुआ था लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। सच मैटर आर नोन एज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इस ये जो फैक्ट है ना कि मैं जानता हूं कि हुआ क्या बट मैं कोर्ट में नहीं बोल सकता क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन मेरी है, इसको कहा जाता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। कहा गया है कि विटनेस इज नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इवन इफ ही इज विलिंग टू डू सो। भले आप चाहते हो कि मैं कोर्ट को बताऊं बट फिर भी आप नहीं बता सकते, कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, नहीं बता सकते आप। साफ सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई मना करे फिर आप ना बोलो, ना, बताना ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन डिस्क्लोजर इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड। कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं सर जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड है, कोर्ट में नहीं बोली जा सकती? सबसे पहला बेटा जज एंड मजिस्ट्रेट। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई कम्युनिकेशन अपने जज और अपने मजिस्ट्रेट से कर रहे हो तो वो बेटा कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता एज अ वैलिड एविडेंस। मान लो मैंने अपने जज अपने मजिस्ट्रेट से कोई पर्सनल कम्युनिकेशन करी कि जज साहब देखो सर वाकई में तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। याद करिए जॉली एलएलबी के केस को, ये जो अरशद वारसी ने बुमन ईरानी को बोला था कि तेरे को एक चाटा मारूंगा तो तेरी 7 औलादें बहरा पैदा होंगी, ये बोलने के बाद ये जो जज साहब के घर पे गए थे दोनों वकील मिलने के लिए, तो वहां पे देखिएगा पर्सनल कम्युनिकेशन की गई थी जहां पे जज बोल रहा था कि देखो पहले केस में हम समझ जाते हैं कि केस में क्या हुआ है। अब उस सिचुएशन में जज से मिलते टाइम मान लो आपने कोई अपनी बातें एक्सेप्ट करी और वो जज और मजिस्ट्रेट कह रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में एविडेंस दूंगा, मैं खुद गवाही दूंगा कि तुमने ये बात मेरे से हां बोला है। नहीं चलेगा ये साहब। जानते हो ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया जज और मजिस्ट्रेट का कम्युनिकेशन कोर्ट में वैलिड एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं होता। ये 5 पॉइंट के रीजन एक ही है। ये 5 पॉइंट कोर्ट में एज अ वैलिड एविडेंस क्यों नहीं एक्सेप्ट होता, उसके पीछे का सिर्फ एक लॉजिक है, एंड दैट इज पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन। देखो जब जब तुम कोई बात अपनी डिस्क्लोज करते हो किसी सामने वाले से एज अ पर्सनल या प्रोफेशनल, उस डिस्क्लोजर का कोई मिसयूज नहीं कर सकता, उसको कोर्ट में कभी वैलिड एविडेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकता। आप मेरे जज थे, मैंने आपके साथ डिस्क्लोजर दी और आप उस डिस्क्लोजर से चाहते हो कि कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दो, नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं आपको आगे लिए चलता हूं। नेक्स्ट है बेटा मैट्रिमोनियल कन्वर्जन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपसे टाइम लूंगा। देखो बेटा एक बात मेरी याद रखिए, कन्वर्सेशन ड्यूरिंग मैरिज कैन नेवर डिस्क्लोज इन कोर्ट ऑफ लॉ एज अ वैलिड एविडेंस। मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज shall not be accepted as evidence in court of law। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का एक पॉइंट यह भी है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज shall not accepted as evidence in court of law। एक वर्ड यहां पे याद रखिएगा आप लोग, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ये जो वर्ड है ना ड्यूरिंग मैरिज, इसका एनालिसिस सुबह से लेकर शाम तक दी जा सकती। इसका एक एग्जांपल सुनिए। एक हस्बैंड कोई क्राइम करने के बाद अपने वाइफ से आकर कहता है कि हां मैंने ये जुर्म की है, और वो वाइफ चाहती है कि मैं उस अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके कोर्ट में गवाही दे दूं। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 122 कहता है कि ये वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में एज अ विटनेस कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो हुआ है ना, ये कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हुआ है, ये पर्सनल रिलेशन है साहब। मैंने आपको अपना फैक्ट डिस्क्लोज किया एज अ पर्सनल रिलेशन, और आप मेरे खिलाफ ही उसको गवाह देना चाहते हो, नहीं चलेगा ये। हस्बैंड के खिलाफ विटनेस, ध्यान रखिएगा, उसकी वाइफ नहीं कर सकती है अगर हस्बैंड ने खुद कम्युनिकेशन की है, अपनी गुनाह कबूल की है तो ड्यूरिंग द मैरिज। अब इसके बहुत सारे एनालिसिस में निकाल के ले सकता हूं आपके सिलेबस में, लेकिन वो आपका सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करता। अगर मैं ये एलएलबी वाले बच्चों को क्लास दे रहा होता तो मैं इसका इतना गंदा गंदा एनालिसिस करके आपके सामने लाता कि तुम्हारी बुद्धि खुल जाती कि ऐसे भी लॉ पढ़ा जाता है क्या। बट मैं उसका छोटा छोटा 1-2 एनालिसिस आपके सामने देना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको यह बोला कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज शैल नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो मेरा एक सवाल है आपसे, और वो सवाल क्या है सुनिए।
सबसे मेरा पहला सवाल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से खुद ये आके एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि यस मैंने ही जुर्म किया है, क्या ये वाइफ कोर्ट में एविडेंस के तौर पे, माफ करिए, क्या ये वाइफ कोर्ट में इस बात को अपने हस्बैंड के खिलाफ एज अ एविडेंस यूज कर सकती है? क्या एवरीवन यस नो मुझे बोलते चले बेटा, मैं बहुत सारे बात, यस नो नहीं बोलोगे मजा नहीं आएगा। तो बेटा आंसर इज एब्सोल्यूट नो, क्योंकि एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से यह जुर्म कबूल किया है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है। मेरा दूसरा सवाल आपसे, एक हस्बैंड अपने वाइफ से यह एक्सेप्ट करता है कि हां ये जुर्म मैंने ही कबूल किया है, लेकिन इस वाइफ की अब हो जाती है तलाक। तलाक के बाद क्या ये एज अ एविडेंस कोर्ट में जा सकती है? तलाक के बाद ये एज अ एविडेंस कोर्ट में अपने हस्बैंड के खिलाफ जा सकती है क्या? आंसर इज नो। नालायकों, मैं तुम्हें इतना लॉ जरूर पढ़ा चुका हूं कि तुम लोग हर लॉ की एक लैंग्वेज को कैप्चर कर सको। आई डायरेक्टली यूज द वर्ड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बिफोर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आफ्टर, आई हैव नथिंग टू डू दैट। आई हैव ओनली टू डू दैट द कम्युनिकेशन इज वेदर ड्यूरिंग द मैरिज और नॉट। अगर ये कम्युनिकेशन मैंने मैरिज के बीच में किया था, जब मेरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, और उस समय मैंने आपको अगर कोई बात बताई, तलाक हुआ है नहीं हुआ, आप मेरी वाइफ हो नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन तो कोर्ट में आप मेरे खिलाफ नहीं कर सकते। मैं और एक एनालिसिस देना चाहता हूं। ये एक पर्सन था, इसने एक लेडीज से एक्सेप्ट किया कि हां मैंने ही जुर्म किया है। क्या ये लेडीज कोर्ट में एज अ एविडेंस लेके जा सकती है? यस यस, ये लेडीज लेके जा सकती है, क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं है। बहुत अच्छे, सुनिए, लेकिन इस लेडीज से हो जाती है इस लौंडे की शादी। क्या अब ये लेके जा सकती है एज अ एविडेंस? क्या ये एज अ एविडेंस अब लेके जा सकती है? बहुत अच्छे, मजे दिलवा दिया तुमने। ध्यान रखना, पढ़ाना मेरा वसूल हो गया। बहुत अच्छे, यस, ये अभी भी लेके जा सकती है। रीजन, मेरा जो कम्युनिकेशन हुआ है वो मैरिज के ड्यूरिंग में नहीं। बेटा मैं अपनी बातों को रोक रहा हूं सिर्फ एक बात बोल के, इफ कम्युनिकेशन इज ड्यूरिंग द मैरिज रिलेशनशिप, एविडेंस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं था, ये कम्युनिकेशन हुई थी, कोर्ट में एविडेंस दिया जाएगा, भले आज मैं आपकी वाइफ क्यों ना बन गई। लेकिन एक बात और बता दो, बहुत मजा आ जाएगा, पास में रहते तो मैं चूम लेता आपको। बेटा हस्बैंड जुर्म कर रहा है, वाइफ ने देख लिया। हस्बैंड जुर्म कर रहा है, वाइफ ने देख लिया। ध्यान रखना, हस्बैंड ने कम्युनिकेशन नहीं की थी, बोला नहीं था, देख लिया उसने। कोर्ट में एविडेंस देना चाहती है। क्या कहते हो? क्या कहते हो? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, जुर्म करते हुए देखा था, हस्बैंड ने बोला नहीं था। बहुत अच्छे, मजे। बेटा ध्यान रखना, वसूल है मेरा, वसूल है आपको पढ़ाना, बस। बहुत अच्छे, ये एनालिसिस बेटा आप कभी देखिएगा, सीएस के बच्चों के साथ किया ही नहीं जाता। आप तैयार हो चुके हो मेरी बात को समझने के लिए? आइए बेटा टाइम पास करते हैं। कहा गया है कि पर्सन शैल नॉट बी परमिटेड एंड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कन्वर्सेशन ही और सी हैड विद हिज और हर स्पाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैरिज। एक बात याद रखिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैरिज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात सेक्शन 122 कहता है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है कि ये कम्युनिकेशन जो है ये प्रोटेक्शन में रहेगा, भले उसकी डाइवोर्स क्यों ना हो जाए। ये पॉइंट की औकात क्या है, इससे बहुत ज्यादा गंदा एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया है।
तो ये जो दो एनालिसिस आप यहां पे देख रहे हो, इसकी क्या औकात है, इससे ज्यादा एनालिसिस हम लोगों ने यहां पे कर लिया है। आपको ज्यादा हो तो आप यहां से इस लेक्चर को प्ले करके आप ये एनालिसिस लिख लीजिएगा, ठीक है सर। आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये बाद में लिखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा। लेक्चर को बाद में अपलोड हो जाएगा ये ऐप पे, आप प्ले करके देख लीजिएगा। अब टाइम पास हो गया, अब टोटली कॉन्सेप्ट टाइम पास। तो पहला क्या है बेटा, जज मजिस्ट्रेट्स को बताई गई बातें कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं आती। ड्यूरिंग द मैरिज बताई गई बातें एविडेंस के तौर पे नहीं आती। तीसरा, एविडेंस अगेंस्ट स्टेट अफेयर्स, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन विच विल बिकम एन एविडेंस अगेंस्ट द स्टेट अफेयर्स। मान लो बेटा हम लोग पाकिस्तान पे कल चढ़ाई करने जा रहे हैं, और ये बात आपको पता है कि ये बात मिस्टर राम को पता है। मिस्टर राम से बोला जा रहा है कि कोर्ट में जाके बोल कि कल पाकिस्तान पे हम लोग आक्रमण करने वाले हैं। नहीं बोलेंगे। आपको पता है कि सर हमारा परमाणु बम का हथियार कहां रखा गया है, कोर्ट में ये मुझे कंपेल्ड किया जा रहा है कि जाके बताया जाए कि हमारा देश का परमाणु बम कहां पे है। आप किसी खुफिया एजेंसी से हो, आप रॉ से हो, आप सीबीआई से हो, आपको बोला जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरियाज में सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, चल कोर्ट में बता। नहीं बताऊंगा मैं। ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर मेरे स्टेट के अफेयर्स के अगेंस्ट है, मेरे देश के स्टेट के, मेरे देश के सिक्योरिटी मोरालिटी के खिलाफ है, वो मैं कोर्ट में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल कन्वर्सेशन। ऑफिशियल कन्वर्सेशन का मतलब हुआ कि रुचि मैम ने मेरे को एज अ एम्प्लॉय समझते हुए एम इंस्टीट्यूट की कोई बातें बताई। अभी एक ऑफिशियल कन्वर्सेशन है, मैं इस कन्वर्सेशन को डिस्क्लोज करते हुए कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं लेके जा सकता। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहता हूं, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। जब नोटबंदी हुई थी तो क्या लगता है नोटबंदी रातों रात नरेंद्र मोदी साहब ने ले लिया था? नहीं साहब। इस नोटबंदी का न्यूज ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे कुछ लोगों को होगा। ऑब्वियसली इस नोटबंदी का इंफॉर्मेशन किसी को हो ना हो, आरबीआई के गवर्नर को जरूर होगा, क्योंकि सर नोट छापने का काम शुरू हुआ होगा, स्टाफ को ड्यूटी बांट दी गई होंगी, पूरे मैनेजमेंट कर दिए गए होंगे, भीड़ को कैसे रोका जाए। मेरा सवाल है, नोटबंदी कल होती, मैं आज ही पहुंच गया कोर्ट में कि सर सुनो मोदी सरकार नोटबंदी लेके आ रही है, ये बहुत गलत है। कोर्ट कह रहा है कहां लेके आ रही है भाई? मैंने बोला चिंता मत कर, मैं एक विटनेस को बुला रहा हूं और मैं गवर्नर को बोल रहा हूं कि तू चल के कोर्ट में बोल कि हां नोटबंदी आने वाली है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, नहीं किया जा सकता एज एविडेंस एक्सेप्ट। लास्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब आप अपने लॉयर के पास आते हो, आप अपने डॉक्टर के पास आते हो और एक पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करते हो। वो डॉक्टर और लॉयर आपके खिलाफ, ध्यान रखिए, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। आप अगर लॉयर से अपने कहते हो कि हां सर मैंने गुनाह किया है, प्लीज मुझे बचा लो, ध्यान रखना सेक्शन 126 कहता है कि लॉयर आपके खिलाफ कभी भी कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता कि मेरे क्लाइंट ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया है कि हां उसने मर्डर किया है। ये 5 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है और सबके बेटा लॉजिक भी आपको क्लियर होंगे। यस दिस शुड बी प्रोटेक्टेड, नहीं तो बेटा फिर फेथ नहीं बचेगी। लास्ट में आपके विटनेस का कॉन्सेप्ट समझाएगा कि विटनेस का मतलब क्या होता है। नालायकों मेरे को मत बोलना कि विटनेस का मतलब समझाओ, आपको पता है गवाह बक्स में आके जो बंदा बोलता है उसको विटनेस कहा जाता है। विटनेस के नाम के आगे जब आई विटनेस लग जाए तो इसको कहा जाता है चश्मदीद गवाह। रिपीट करो, चश्मदीद गवाह। लॉक करें, पक्का सर? तो ये एक रीडिंग पार्ट है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस चैप्टर को खत्म करूं उसके पहले एक आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका था और ये क्वेश्चन आया था जून 2013 में। प्लीज आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपसे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इस क्वेश्चन को रीड करो एवरीवन और मुझे बताओ ये क्वेश्चन निकल रहा है नहीं निकल रहा। जल्दी करो बेटा। पांच नंबर का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन की ये औकात की ना निकले, जल्दी बोलो। कुशल कह रहा है सर अभी तो सेम क्वेश्चन आपने पूछा था। यस बेटा सेम क्वेश्चन ही मैंने पूछा था। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। ये सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। लॉक करें, ये चैप्टर बेटा खत्म होता है। ये सारे क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। ट्रस्ट मी, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलता है प्लीज आस्क मी, प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। ये एविडेंस सेट खत्म होता है बेटा। इसके साथ ही मैंने JIGL के अगस्त अटेम्प्ट वाले बच्चे यानी जो जून में पेपर देने जा रहे हैं उनका मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। यस मैंने रेफरेंस के लिए बोला था बेटा कि आपको एक चैप्टर दे दूंगा, दैट इज सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ एक रीडिंग चैप्टर है बेटा, ट्रिब्यूनल की तरह। जो मैंने बोला था ना ट्रिब्यूनल, जो मैंने चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया कि बेटा ये रीडिंग पार्ट है, पढ़ लेना।
वैसे ही सोर्स ऑफ लॉ भी रीडिंग पार्ट है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का एक बेस मैं जरूर दूंगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो वो मैं देना भूल गया था, मैं आज आपको दे दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो यहां पे फाइनली आपका जीआईजीएल का सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। देखो बेटा, नवंबर वाले जो दिसंबर वाले बच्चे हैं वो तो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, मैं फिर से उनके साथ कोई नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। लेकिन यहां पे हमारे साथ सफर खत्म होता है जून वाले बच्चों का। तो प्लीज एक ही बात मैं बोलूंगा, आप अगर फेस टू फेस होते तो मैं बहुत सारी बातें आपको बोलता, लेकिन एक ही बात बोलूंगा कि कनेक्शंस और कनेक्टिविटी ये हमेशा बनाए रखिए। ये क्लास का जो टाइम शेड्यूल है, ये टाइम शेड्यूल आप मेंटेन रखिए, रिलेशन को मेंटेन रखिए, क्लास को रिवाइज करिए, और प्लीज जब भी मेरी जरूरत हो मुझे जरूर याद करिए। आपको लगता होगा कि ये क्लास बंद हो जाने के बाद आपसे और मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद आपका और मेरा रिश्ता और ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक मेरा बच्चा एग्जिस्टिंग बच्चा होता है, मैं उस बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव नहीं करता अपने फोन पे। ऐसे में कितना नंबर सेव करूं, मैं पागल हो जाऊंगा नंबर सेव कर करके। लेकिन जब कोई बच्चा सिलेबस मेरे से कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद मैं उस बच्चे का नंबर सेव कर लेता हूं, अगर वो बच्चा मेरे से कम्युनिकेशन रखता है तो, क्योंकि वो बच्चा मेरे लिए रिस्पेक्टफुल बन जाता है। बेटा, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करें। आप फेस टू फेस होते तो मैं बहुत सारी बातें करता आपसे, क्योंकि आज लास्ट डे है, लेकिन मैं मजबूर हूं, ऑनलाइन में मैं बहुत सारी बातें नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके साथ मिलता हूं सेकेंड ग्रुप में, अगर आप आते हो तो सेकेंड ग्रुप के लिए, और अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हो तो मैं आपसे अपनी कम्युनिकेशंस का और अपने रिलेशंस को ऐसे ही हमेशा आगे तक रखने के लिए उम्मीद करता हूं। एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं इसका एक क्लास जरूर लूंगा आज से आपके साथ, जब आपके एग्जाम होंगे उसके 10-15 दिन पहले। आप फेस टू फेस आ पाओगे तो फेस टू फेस, नहीं तो मैं ऑनलाइन लाइव आकर मैं बकायदा लूंगा कि आपको एग्जाम कैसे देना है, और मैं खुद लाइव आऊंगा तो वहां भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ये सफर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। और कुशल कह रहा है कि सर एविडेंस एक्ट हलवा बना रखा था आपने, तो हलवा बना दिया। देखो, ये हलवा बना दिया मैंने, बट ये हलवा है नहीं, ये क्रिमिनल लॉ है बेटा प्रॉपर। तो इसमें मैं इतना ज़्यादा तेज बोल बोल के कैसे भी आपको बातें समझा के इसको मैं आसान बना देता हूँ आपके लिए। एनीवे खैर, ये चैप्टर अगर आपको हलवा लग गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे को यही करना भी था कि चैप्टर हलवा बने। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड ग्रुप वाले थर्सडे को मैं मिलूंगा, और फर्स्ट ग्रुप वाले सोना मैम आपको न्यू टाइम शेड्यूल अलाउ कर देगी, अलॉट कर देगी, आप प्लीज उनके साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। सारे बच्चे सोना मैम से पूछ लें कि सेकेंड ग्रुप की क्लास कब से है, फर्स्ट ग्रुप की क्लास कब से है। विदा दीजिए मुझे, मिलता हूं मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।